हेलो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजिंग के अंदर हमें 8th चैप्टर पढ़ना है आज। देखिए क्या है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेगमार अप्रोच। देखो सबसे पहले एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किसी भी चीज़ का एंड पॉइंट होता है। जो हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं ऑब्जेक्टिव होता है हमारा पहले से डिसाइडेड, उसी को अचीव करने के लिए हम करते हैं। तो लास्ट में यही पॉइंट हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पर कहता है कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बिना ऑब्जेक्टिव सेट करे हम किस ओर चले हमें यही नहीं पता होगा कि क्या हमें अचीव करना है, हमें पता ही नहीं। ठीक है, और अगर हम ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करेंगे तो फिर कंट्रोल क्या करेंगे, क्योंकि कंट्रोल के अंदर तो हम क्या करते हैं कि हमने जो पहले सोचा था वो हुआ या नहीं वही तो देखते हैं ना। तो जब अगर हम पहले से कुछ सोचेंगे ही नहीं कि अचीव करना क्या है तो कंट्रोल भी पॉसिबल नहीं होगा। और जैसे सब चीज़ों में ये लागू होती है ये बात कि ऑब्जेक्टिव सेट करना ज़रूरी है, सेम ऐसे एडवर्टाइजिंग का भी ऑब्जेक्टिव सेट करने ज़रूरी है हमें। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव जो हम सेट करते हैं तो वो भी हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम बाद में एडवर्टाइजिंग की इफ़ेक्टिवनेस को जो है मेज़र कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कब हम उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र कर पाएंगे, जब ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक हों, अनएम्बिगियस हों, अचीवेबल हों, मेजरेबल हों और इफ़ेक्टिव क्राइटेरिया प्रोवाइड करें हमें डिसीज़न मेकिंग का। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एड ऑब्जेक्टिव के अंदर। क्या हो सकते हैं ऐड ऑब्जेक्टिव। ऐड ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली तो ऐड की जाती है सेल्स को प्रमोट करने के लिए, और जो है हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो एडवर्टाइजिंग का ये होता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग जो है कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसको परसुएड करके और इस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है एडवर्टाइजिंग के अंदर कि लोग जो है वो प्रोडक्ट खरीद लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम समझ सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव यहाँ कम्युनिकेट करना भी हो सकता है शॉर्ट रन में। ठीक है, तो ये बात हुई। इसके बाद अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ह्यूगी एंड मिशेल के अकॉर्डिंग क्या है, द पर्पज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ टू सेल गुड्स सर्विसेज और आइडियाज़ टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सपेक्टिव परचेजर्स। कि जो हमारे पर्सपेक्टिव बायर्स हैं उनको जो है प्रोडक्ट सर्विस या आइडिया बेचना ही क्या है एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव है। एक फिलिप कॉटलर की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ टू इन्फॉर्म, टू परसुएड एंड टू रिमाइंड द टारगेट ऑडियंस अबाउट द एडवर्टाइजर्स प्रोडक्ट। कि यहाँ पर क्या है, देखो क्या कह रहा है वहाँ पर ये मिशेल ने और इन्होंने तो ये बोला है कि एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव सेल करना है। फिलिप कॉटलर ने क्या बोला है कि एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, राज़ी करना उनको और उनको याद दिलाते रहना प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव दिख रहा है ना, तो हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है व्हाई एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स आर सेट। क्या रोल प्ले रहता है, क्या नीड है या क्या इम्पोर्टेंस है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव की, क्यों एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो काफ़ी सारे फंक्शंस यहाँ पर हमारे लिए कर देते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। तो एक तरीके से एक गाइडलाइन का काम करते हैं। एक जो है इनिशियल प्लानिंग जो हम करते हैं एड कैंपेन की, वो पॉसिबल हो पाती है। अगर हमें ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होगा तो हम एड प्लान करेंगे कैसे। तो ये सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, चाहे मीडिया का सिलेक्शन हो, चाहे मैसेज को डिज़ाइन करना हो, फ्रीक्वेंसी हो ऐड की, टाइमिंग हो, हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव तो ज़रूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्योंकि हमारे लिए कुछ फंक्शन करता है, एड ऑब्जेक्टिव जो है वो फंक्शन कुछ करते हैं हमारे लिए, इसलिए ज़रूरी है। तो क्या है वो फंक्शंस। पहला है सर्व एज कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिवाइस। एड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कम्युनिकेशन और जो कोऑर्डिनेशन डिवाइस का काम करते हैं। ये एड के ज़रिए ही हम जो है
एडवर्टाइज़र, एड एजेंसी, एड क्रिएटिव टीम, ये सभी को क्योंकि कोऑर्डिनेशन करना है साथ में, तो जब इनको ऑब्जेक्टिव पता होगा कि हमें इस ऑब्जेक्टिव के साथ काम करना है, तभी तो ये कोऑर्डिनेशन हो पाएगा ना पॉसिबल। तो जैसे एडवर्टाइज़र ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा ऑब्जेक्टिव जो है एड एजेंसी को, और जो क्रिएटिव टीम है, एड बनाने वाली जो टीम है उसको, ताकि वो एडवर्टाइज़र के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने वाली ही एड बना सकें। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा सेकंड यहाँ पर आता है क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे डिसीजन लेने में। जैसे कि यहाँ पर एड बजट से रिलेटेड डिसीजन हो, मीडिया के सिलेक्शन से रिलेटेड हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हो, टाइम कितना लगेगा, ऐड को कितने टाइम की बनानी है, अप्रोप्रिएट अपील को चूज़ करना हो, मैसेज को डिज़ाइन करना हो, मैसेज सोर्स को सिलेक्ट करना हो, सभी डिसीजंस आप ऐड ऑब्जेक्टिव के बिना नहीं ले सकते। तो एक क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं ऐड ऑब्जेक्टिव्स, जिसके बेसिस पर हम ये सारे डिसीजन लेते हैं। तो बिना ये क्राइटेरिया मिले हम ये डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, इसलिए ज़रूरत है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है इवेल्युएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। जैसे कि हमने शुरू में भी बात की कि एड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो स्टैंडर्ड का काम करते हैं। अगर स्टैंडर्ड ही सेट नहीं होंगे तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ कंपेयर करोगे, तो इसलिए इफेक्टिवनेस का कैसे पता लगाओगे। किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस का हम कैसे पता लगाते हैं कि हमने पहले वो की और फिर ये देखा कि भाई जो हमने सोचा था वैसी हुई है या नहीं। तो हमारी सोच में हम कुछ तो ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं ना कि वो अचीव हुआ या नहीं, तभी तो हम इफेक्टिवनेस का पता लगाते हैं। तो ऐड इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए स्टैंडर्ड कुछ चाहिए हमें, जो कि ऐड ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं हमारे, इसलिए ज़रूरत है। ठीक है, ये है। इसके बाद आता है टाइप्स और अप्रोचेस ऑफ ऐड ऑब्जेक्टिव्स। टाइप्स क्या होते हैं ऐड ऑब्जेक्टिव्स के, या कौन सी अप्रोच होती हैं, एक ही बात है, कुछ भी आए आपने यही लिखना है। बेसिकली जो है दो टाइप के ऐड ऑब्जेक्टिव होते हैं, या फिर दो अप्रोचेस आप कह सकते हो ऐड ऑब्जेक्टिव्स की है। पहली क्या है, सेल्स ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। तो देखो यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर थोड़ा सा बना के बताया हुआ है कि सेल्स ऑब्जेक्टिव के अंदर सेल इंक्रीज़ करना, डिमांड इंक्रीज़ करना, नई मार्केट या जोग्राफिकल एरिया आप कह सकते हो उसमें एंटर करना, प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करना, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सेल्स ऑब्जेक्टिव के जो है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों की नॉलेज बढ़ाना प्रोडक्ट के बारे में, प्रेफरेंस उनकी डेवलप करना, कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के कंपैरिजन में आप कहीं ब्रांड को प्रेफर करें वो, और बायर के बिहेवियर को अफेक्ट करना, ये कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे सेल्स ऑब्जेक्टिव्स को। देखो अल्टीमेट एम जो है एडवर्टाइजिंग का क्या है, सेल करना प्रोडक्ट को, इसीलिए एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं ना, तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा हो सकता है। तो ये है, और ये इजीली मेजर्ड भी किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव, और इसकी इफ़ेक्टिवनेस को भी आसानी से जाना जा सकता है। जहाँ पर एडवर्टाइजिंग एक अकेला बेस हो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का, वहाँ पर सेल्स ऑब्जेक्टिव को इवेलुएट करना, उस एड कैंपेन को इवेलुएट करना बहुत ही इजी है और सही भी रहता है। ठीक है, जैसे कि मेल ऑर्डर के ज़रिए अगर आप अपनी चीज़ें बेच रहे हो, तो पहले क्या करते हो, आप कस्टमर को मेल करते हो, पर्टिकुलर कस्टमर को मेल करते हो, एडवर्टीज़मेंट देते हो आप पूरी अपने प्रोडक्ट की, उसके बेसिस पर ही फिर वो कस्टमर क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। तो यहाँ पर और कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही ना उसको, तो इसलिए यहाँ पर तो ऐड की इफेक्टिवनेस आराम से मेजर हो जाएगी, क्योंकि और कुछ फैक्टर है ही नहीं जो उसको अफेक्ट कर रहा हो, सिर्फ वो ऐड ही देख रहा है, उस ऐड के बेसिस पर ही वो ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सेल्स ऑब्जेक्टिव रखना ठीक है, ये है। इसके अलावा जब आप सेल्स के बेसिस पर सेल्स ऑब्जेक्टिव रख रहे हो, तो ये क्या होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए सेल्स ऑब्जेक्टिव, क्लियर होने चाहिए, क्वांटिटेटिव फॉर्म में होने चाहिए, कि ऐसे नहीं कि सेल्स बढ़ाना हमारा ऑब्जेक्टिव है। नो, सेल्स कितनी है और उसको किस लेवल पर ले जाना आपका ऑब्जेक्टिव है, वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में आप बताओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बता रहा है कि प्रेजेंट लेवल मान लो सेल का है 40 लाख,
तो आप क्या कहते हो अगर कि 50 लाख इन दिस पीरियड, इन 6 मंथ्स हमें 40 लाख से 50 लाख सेल्स बढ़ानी है तो एडवर्टीजमेंट करके, तो ये हुआ हमारा सेल्स ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे नहीं कि सेल्स बढ़ानी है, बढ़ानी तो 40 लाख से अगर 41 लाख भी होएगी तो भी वो बढ़ रही है ना, तो हमें एक्चुअली कितनी बढ़ानी है वो पता होना चाहिए। और ये इवेलुएट करने के लिए सेल्स ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ये मेजरेबल फॉर्म में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर एक्चुअल में ये हो गया, ऐड करिए आपने और एक्चुअल में 40 लाख से 50 लाख हो गई, तो मतलब ऐड इफ़ेक्टिव है, और अदरवाइज़ इफ़ेक्टिव नहीं है या कम इफ़ेक्टिव है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये है सेल्स ऑब्जेक्टिव। इसकी 2 लिमिटेशन है। क्यों? दूसरा ऑब्जेक्टिव तभी आएगा ना, दूसरी अप्रोच तभी आएगी जब पहली अप्रोच में कुछ कमी हो। देखो क्या है, 2 लिमिटेशन है। पहली क्या है, एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट द ओनली फैक्टर अफेक्टिंग सेल्स। पहली बात तो ये कि हम ये कह रहे हैं कि भाई आपने एडवर्टीज़मेंट की और उसकी वजह से सेल 40 लाख से 50 लाख हो गई, लेकिन अगर आप कोई भी और एफर्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऐड ही कर रहे हो और उसी के ज़रिए बेच रहे हो अपने प्रोडक्ट को, तब तो है ये ठीक। लेकिन अगर आप दूसरे एफर्ट्स भी कर रहे हो और कुछ भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सेल्स को, और ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग ही अफेक्ट करती हो सेल्स को, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए क्या है कि एडवर्टाइजिंग एक अकेला फैक्टर नहीं है जो सेल्स को अफेक्ट करता है। तो देखो आपने ऐड कर दी, लेकिन साथ साथ में कुछ और भी हो गया जिसकी वजह से सेल्स बढ़ गई, ठीक है। तो अब आप ये नहीं कह सकते ना कि ऐड की वजह से सेल्स बढ़ी है, तो इसलिए क्या है कि ये कमी है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ है, इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन सेल्स में अकर इनटू द लॉन्ग रन। क्या होता है कि आप आज ऐड कर रहे हो सकता है कि मुझे प्रोडक्ट पसंद आया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना कि मैं ऐड देखते ही उसको परचेज़ करने चली जाऊँगी। सेल में भी ना हो, लेकिन ऐड ने मुझे इफ़ेक्ट तो किया। हो सकता है कि मेरे पास बजट नहीं हो सकता है कि कुछ और कंस्ट्रेंट्स हों जिसकी वजह से मैं अभी परचेज़ नहीं कर पा रही हूँ, बट उसी ऐड की वजह से मैंने वो प्रोडक्ट 2 साल बाद ख़रीदा, तो इसका इफ़ेक्ट तो लॉन्ग रन है। तो आप अभी ये कहो कि 6 महीने के अंदर ही मतलब सेल जो बढ़ी है वो ऐड की वजह से बढ़ी है, तो ये सही नहीं लगता ना ऐसा कहना। तो इसलिए क्या है कि एक ये लिमिटेशन है इस ऑब्जेक्टिव की, सेल्स सिर्फ अगर आप सेल्स देखोगे तो इसकी ये लिमिटेशन है कि ऐड का जो इफ़ेक्ट है वो कई बार लॉन्ग रन में दिखता है, जो कि फिर आपने यहाँ पर कंसीडर ही नहीं कर रहे हो। आप 2 साल बाद जो मैं सेल कर रही हूँ उसको तो कंसीडर नहीं किया ना। 40 से 50 लाख आप तो 6 महीने में करने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात है। इसके बाद सेकंड अप्रोच आती है, वो है क्या, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। एडवर्टाइजिंग को क्या कहा है कि एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि डिज़ाइन किया जाता है पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ऑडियंस के बिहेवियर में, कि हमारे प्रोडक्ट को जो है वो पसंद करें, इसके लिए एडवर्टीज़मेंट की जाती है। तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पर्सन का एटीट्यूड चेंज करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट को उसके क्लोज़र लेके जाना है, तो टारगेट कस्टमर तक पहुँचना मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि कम्युनिकेशन को ऑब्जेक्टिव हमें रखना चाहिए, कि एड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस, टू गिव नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, टू क्रिएट लाइकिंग, टू डेवलप ब्रांड प्रेफरेंस, टू परसुएड द टारगेट ऑडियंस। इस तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव, देखो इनमें से सेल नहीं हो रही है किसी में भी, लेकिन हमारी बात ऑडियंस तक पहुंच रही है। तो ये हमारी बात पहुंचाना, कम्युनिकेशन करना ही ऐड का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये है। इसके अलावा ऐड ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन करने से पहले हमें जो है कम्युनिकेशन की फॉर्म में ऑब्जेक्टिव्स जो है पहले डिसाइड करने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ टारगेट ऑडियंस है हमारे और कौन है वो हमें पता होने चाहिए, और कम्युनिकेशन की हर एक स्टेज पर कौन से कितने टारगेट ऑडियंस है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की यानी कि डिफरेंट स्टेजेस भी हैं, तो वो क्या है वो हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए क्या है, एक मॉडल दिया हुआ है ये
जिसको स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव मॉडल या फिर हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल इन एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। ये मॉडल जो है कम्युनिकेशन का, ये रॉबर्ट जे लेविज एंड गैरी ए स्टीनर ने दिया था और इन्होंने ये कहा था, इसको हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल नाम दिया है। और इन्होंने क्या समझाया इसके अंदर कि इस मॉडल में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं कम्युनिकेशन की, और उसमें हर एक स्टेज में जो बायर है उसका स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है। और एक पर्सन जो अभी फर्स्ट स्टेज पर है वो फिर वो सेकंड पर, फिर वो थर्ड स्टेज पर जाता है, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ स्टेज तक जाता है। परचेज करने से पहले ये सारी स्टेजेस आती हैं, ठीक है। तो वो क्या है स्टेजेस, इसे समझेंगे। पहली जो स्टेज है देखो क्या है, ब्रांड अनअवेयरनेस। अभी जो है यानी कि कौन सी स्टेज पर है बायर कि ब्रांड के बारे में, जैसे मान लो हम ये बात करें कि मैं कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ और कस्टमर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। जो फर्स्ट स्टेज है ब्रांड अनअवेयरनेस की, यानी कि जो मैं कस्टमर की बात कर रही हूँ उसको मेरे प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, वो ब्रांड से अवेयर नहीं है, ठीक है। सेकेंड जो स्टेज है हमारी वो क्या है, ब्रांड अवेयरनेस। अब यहाँ पर वो स्टेज आती है कि जहाँ पर जिस कस्टमर को मैं टारगेट कर रही हूँ वो अवेयर हो गया है मेरे प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा फैमिलियर हो गया, उसे पता है कि कोई ए नाम का प्रोडक्ट जो है आता है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज आती है नॉलेज, यानी कि जो पर्सन है उसको सिर्फ यही नहीं पता कि इस ब्रांड का ये प्रोडक्ट आता है, बल्कि वो प्रोडक्ट को भी समझता है, मतलब वो प्रोडक्ट किस लिए यूज़ होता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, ये भी उसे पता लग गया है इस स्टेज पर। इसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज, जिसमें कि क्या है, लाइकिंग। इसमें जो है जो कस्टमर है उसकी लाइकिंग बनने लग गई है मेरे प्रोडक्ट के लिए, कि उसे वो प्रोडक्ट जो है पसंद आने लगा है, एक जो है फेवरेबल एटीट्यूड उसका प्रोडक्ट की तरफ हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस क्या है, फिफ्थ स्टेज जो है ये क्या कहती है कि अगर जो है पर्सन के पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हों, जैसे मैं ए प्रोडक्ट बेच रही हूँ, कोई और कंपनी जो है वो सेम प्रोडक्ट और बी ब्रांड के साथ बेच रही है, कोई सी ब्रांड के साथ बेच रही है, प्रोडक्ट सेम है। अब ये वो वाली स्टेज है प्रेफरेंस वाली, जिसमें कि जिस कस्टमर को हम टारगेट कर रहे थे, जो कि इन सभी स्टेजेस से होकर आ रहा है अभी, वो क्या है कि मेरे प्रोडक्ट को यानी ए प्रोडक्ट को बी सी डी के कंपैरिजन में प्रेफर करने लगा है इस स्टेज पर, ठीक है। ये है उसकी एक प्रेफरेंस डेवलप हो गई है मेरे प्रोडक्ट के लिए। इसके बाद सिक्स्थ जो स्टेज है वो है कन्विक्शन। यहाँ पर पर्सन जो है उसने ये अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया है, मेकअप ऑफ माइंड कर लिया है कि ये परचेज़ करना ठीक रहेगा, मतलब उसने सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए ये अपने दिमाग में सोच लिया कि मैं ये प्रोडक्ट खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्टेज जो है वो क्या है, परचेज़। इसमें जो है अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है वो परचेज़ कर लेता है, यानी कि मेरे लिए सेल जो है वो क्रिएट हो गई। तो ये सारी स्टेजेस जो है कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव मॉडल की हैं, ठीक है, ये है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, इसकी डिटेल स्टडी करते हैं हम, देखिए क्या है इस मॉडल में जो है ऑब्जेक्टिव सेट जो किया है वो क्या है, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव है, पहली बात, ठीक है। टारगेट, इस मॉडल के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें जो है टारगेट ऑडियंस का पता होना बेहद ज़रूरी है। देखो अगर मुझे पर्सन का पता ही नहीं होगा कि कौन लोग हैं मेरा प्रोडक्ट ख़रीदने वाले, तो मैं किस हिसाब से उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। आप सोचो कि कस्टमर तो है हम मेरा इस स्टेज वाले मॉडल पर, लाइकिंग वाली स्टेज पर, कि कस्टमर लाइकिंग वाली स्टेज क्या थी कि पर्सन जो है वो ऑलरेडी मेरे प्रोडक्ट को पसंद करना शुरू कर चुका है, ठीक है। अगर मुझे पता ही ना हो कि वो इस स्टेज पर है और मैं ये सोचूं कि वो तो फर्स्ट स्टेज पर है, तो मैं क्या ऐड करूँगी, क्या मैं ये ऐड करूँगी कि मुझे उसे अवेयर करना है, जबकि मुझे ऐड इस तरह की करनी चाहिए कि जिसमें कि उसकी प्रेफरेंस क्रिएट हो मेरे प्रोडक्ट के लिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए मुझे यहाँ पर इस स्टेज पर पता होना ज़रूरी है कि मेरे कितने टारगेट ऑडियंस जो हैं वो इस स्टेज पर है, कितने किस स्टेज पर है, ये मुझे इस तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है, ये है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि अब एक तो ये बात हुई, दूसरी मुझे ये भी पता होना चाहिए कि कितने % हो चुका है ये। जैसे यहाँ पर देखो बता रहा है कि मान लो
कि कस्टमर जो है मेरे वो 20% अवेयर हो चुके हैं प्रोडक्ट के बारे में। मान लो कि 100 लोग हैं, उसमें से 20 लोग अवेयर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, 80% को अवेयर करना है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से ऐड करूँगी। मान लो कि उस 20% में से आगे जो स्टेज पर जा चुके हैं, मान लो कि नॉलेज हो चुकी है उन 20 में से 10% को, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगी कि मैं ऐसे ऐड करूँगी कि जो बाकी हैं उनको भी 90% भी जो है वो लाइकिंग वाली स्टेज पर आ जाएं, ठीक है। तो ये मुझे इस तरीके से ऐड यहाँ पर करनी होगी, ठीक है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ पर्सन्स एट ईच स्टेज, हर स्टेज पर कितने कितने कस्टमर हैं हमारे, कौन से स्टेज पर कितने कस्टमर हैं ये पता होने चाहिए। और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि पोटेंशियल कस्टमर को कैसे हम जिस भी स्टेज पर वो है वहाँ से और परचेज तक लेकर आएँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एड मैसेज हम यूज़ करके और कस्टमर को, टारगेट कस्टमर को हम धीरे धीरे करके और लास्ट स्टेज तक लेकर जाएंगे, ठीक है। ये बात हुई। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, क्यों कर रहे हैं हम ये सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट में क्या किया हमने कि उस पर्सन ने परचेज़ किया और सेल क्रिएट हुई। यानी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, सेल क्रिएट करना है ना। वो डिफरेंट स्टेजेस से होकर आ गया बस कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो इसलिए क्या है कि ये वाले ऐड ऑब्जेक्टिव भी तभी यूज़फुल हैं जब वो लास्ट स्टेज पर पहुँचे। अगर उसने परचेज़ का डिसीज़न ले लिया लेकिन परचेज़ की नहीं, मतलब अगर वो कन्विक्शन वाली स्टेज पर पहुँच गया कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ परचेज़ करना सही है, लेकिन एक्चुअल परचेज़ नहीं की अगर, तो इन सारे स्टेप्स का क्या फ़ायदा होगा फिर। इसलिए क्या है कि ज़रूरी है कि हम लास्ट तक पहुँचें। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव तो अचीव कर लेते हैं लेकिन सेल्स ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाता। तो टारगेट ऑडियंस जो है वो हो सकता है कि उनको याद है प्रोडक्ट बट वो परचेज़ नहीं कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि हम पहले सिर्फ सेल्स ऑब्जेक्टिव ही रखते थे, इसी वजह से सीधा कि हमने अल्टीमेटली तो वहीं पहुँचना है। लेकिन शॉर्ट रन की अगर हम बात करें तो क्या है कि हमें उन्हें परसुएड करना, हमें उन्हें जो है डिमांड क्रिएट करना या याद दिलाना अपने प्रोडक्ट के बारे में। शॉर्ट रन में हम जो है कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव रखें ताकि लॉन्ग रन में हम सेल्स ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें, ये भी बेहद ज़रूरी है, ठीक है। ये है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है इसी के अंदर, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर ही एक पॉइंट है यहाँ पर, मल्टीपल कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। मल्टीपल कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव जो है यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स पर, एक साल की अगर हम बात करें तो साल के डिफरेंट पॉइंट्स पर हम डिफरेंट कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव रखेंगे। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव भी एक नहीं है ना, आप ये देखो 7 स्टेज हैं, ठीक है। तो हमने शुरू किया है जहाँ से, वहाँ से और साल तक हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं अपनी ऐड के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पर सेम कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव जो है लॉन्गर पीरियड तक आपका नहीं रहेगा, क्योंकि देखो अनअवेयर थे जो, वो अवेयर हो जाएंगे ना जब आप ऐड करोगे, तो वो नेक्स्ट स्टेज पर आ गए। तो अभी भी आप अवेयर करने वाली ऐड थोड़ी ना करोगे, अब तो आप ऐसी ऐड करोगे जिससे कि लोग समझने लगे प्रोडक्ट को, ठीक है। अगर मान लो कि सारे ही कस्टमर समझने वाले स्टेज पर आ गए, कोई भी ऐसा नहीं है आपका टारगेट ऑडियंस जो प्रोडक्ट को के बारे में नहीं पता जिससे, तो अब आप क्या करोगे कि उनकी लाइकिंग बन जाए आपके प्रोडक्ट के बारे में, ऐसे ऐड करोगे। तो डिफरेंट टाइम पीरियड पर आप डिफरेंट ऐड करते हो, तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। ये है। इसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखो ये हम पढ़ चुके हैं पहले, मैं पॉइंट्स रीड कर दूंगी, यहाँ पर आप पढ़ लेना, ठीक है। देखो क्या है, डिमांड इंक्रीज़ करना ऐड का ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई फील करें, अगर एडवर्टीज़मेंट को देखकर उन्हें जो है अच्छा लगेगा और प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होंगे तो वो क्या करेंगे कि प्रोडक्ट को ख़रीद लेंगे, तो डिमांड क्रिएट होगी। दूसरा है टू सेल एन न्यू प्रोडक्ट एंड टू बिल्ड न्यू ब्रांड्स। नए ब्रांड आप बिल्ड करना चाह रहे हो, नए प्रोडक्ट को आप बेचना चाह रहे हो, तो एडवर्टीज़मेंट का ऑब्जेक्टिव यही है कि क्विकली जो है प्रोडक्ट आपका बिक जाए और जो है ब्रांड काफ़ी पॉपुलर हो जाए। इसके बाद है टू एजुकेट द मासेस, कि
बहुत सारे लोगों को जब एक साथ हमें बात बतानी है, समझाना है, तो आइडिया की ऐड हो, चाहे सर्विस की, चाहे प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ के बारे में आपने बहुत सारे लोगों को एक साथ बात बतानी है या एजुकेट करना चाह रहे हो आप किसी चीज़ के बारे में लोगों को, तो ऐड का ऑब्जेक्टिव ये भी है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बताता है, फिर डेंगू फीवर के बारे में बताना, तो आज के हिसाब से हम ले सकते हैं कि कोरोना के बारे में लोगों को बताना। इसके बाद आता है टू बिल्ड ब्रांड प्रेफरेंस। ऑब्वियसली ऐड का ऑब्जेक्टिव है कि ब्रांड, हमारे ही ब्रांड को कंपेटिटिव जो फोर्सेस है उनके कंपैरिजन में वो प्रेफर करें कस्टमर्स, ठीक है, यही हम चाहते हैं कि ब्रांड प्रेफरेंस क्रिएट हो। इसके बाद गुडविल बिल्ड करना, एक हमारी कॉरपोरेट इमेज, एक ब्रांड की जो इमेज है वो अच्छी हो सबके दिमाग में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉयज़ हो, हमारे कस्टमर हो, कोई भी हो, मतलब, ठीक है, ये है। इसके बाद टू अट्रैक्ट एंड टू हेल्प मिडलमैन, जो मिडलमैन है वो आपके प्रोडक्ट को बेचना चाहें और उनकी हेल्प हो जाती है एडवर्टाइजिंग से, इसलिए जो है ऐड का ऑब्जेक्टिव ये भी है। सेल्समैन को सपोर्ट करना, ओब्वियसली जिस प्रोडक्ट की ऐड ज़्यादा आती है वो ऑलरेडी जो है कस्टमर अवेयर है, तो उसको अलग से कुछ उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो एक सपोर्ट मिलता है सेल्समैन को। इसके बाद है टू रिमाइंड द कस्टमर ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंपनी, कस्टमर को याद दिलाते रहना प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, कि वो भूले ना, तो पॉपुलर मीडिया में बार बार रिपीटेड एड्स इसीलिए दी जाती हैं। ये है टू रीच कस्टमर लेफ्ट आउट बाय सेल्समैन, कई बार सेल्समैन हर कस्टमर तक नहीं पहुंच सकता, बहुत सारे कस्टमर छूट जाते हैं, रिमोट एरियाज़ में होते हैं, लेकिन टीवी या कोई ना कोई और साधन जिसके ज़रिए आप ऐड कर सकते हो वो ज़रूर पहुंचता होगा उन लोगों तक, तो आप उसी साधन का इस्तेमाल करके और पहुंचा दो। इसके बाद आता है टू इन्फॉर्म अबाउट चेंजेस इन मार्केटिंग मिक्स, कि अगर मार्केटिंग मिक्स में कोई चेंज हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट में आप कोई चेंज कर रहे हो, प्राइस में कोई चेंज कर रहे हो, प्लेस में कोई चेंज कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो ऐड के ज़रिए, तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो आप ये। इसके अलावा टू न्यूट्रलाइज कंपिटिटर्स एडवर्टाइजिंग, कंपिटिटर्स अगर बहुत ऐड कर रहे हैं तो उनके इफ़ेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए आप भी ऐड करो, ठीक है, तो वो है। इसके अलावा टू एंटर इन न्यू जोग्राफिकल एरिया, अगर हम पहले किसी स्पेशल मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो वहाँ हमें करने के लिए ऐड हेल्प करती है। इसके बाद टू डू एंटायर सेलिंग जॉब, कई बारी तो ऐड पूरी सेलिंग की जॉब ही, पूरा फंक्शन ही कर देती है। कस्टमर जस्ट आएगा, ये कहेगा ये वाला प्रोडक्ट दे दो, और जो है वो बिक जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कुछ भी आपको करने की, यानी सेल्समैन को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पूरी सेलिंग जॉब ही एडवर्टाइजिंग ने कर दी है, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मेल ऑर्डर बिजनेस है, कि आप मेल कर देते हो, ऐड अपने प्रोडक्ट की, सारा काम वही कर रही है बेसिकली ऐड, उसी के बेसिस पर, क्योंकि कस्टमर ने खरीदा है प्रोडक्ट। इसके बाद है टू ओवरकम डिसोनेंस ऑफ बायर्स, कई बारी क्या होता है कि कस्टमर के दिमाग में एक डिससेटिस्फेक्शन होती है, कुछ कंप्लेन होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो आप इस तरीके से पोजीशन करो उसके दिमाग में, इस तरीके से चेंज लेकर आ सकते हो आप ऐड के ज़रिए, कि जो डिससेटिस्फेक्शन है वो सेटिस्फेक्शन में बदल जाए, या फिर कम से कम दोबारा ट्राई करने के लिए तैयार हो जाए कस्टमर, तो वो उसको ओवरकम करने के लिए हम जो है ऐड करते हैं। इसके अलावा टू रिड्यूस कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो एक साइकोलॉजिकल टेंशन है जो कि पोस्ट परचेज बन जाती है कई बार कस्टमर के माइंड में, जैसे खरीद लिया, ठीक सारी स्टेजेस से होकर गुजरा है, अनअवेयर था, अवेयर हुआ, लाइकिंग हुई, प्रेफरेंस हुई और कन्विक्शन होकर परचेज कर ली, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि बाद में कुछ ऐसा हो गया, जैसे कि किसी ने कह दिया कि अरे यार खास नहीं है, इतने में तो वो वाली चीज़ और अच्छी मिल जाती, तो उससे क्या होता है, एक दिमाग में एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए तो रीइंफोर्समेंट वाली ऐड जो है वो इसीलिए की जाती हैं कि उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि जो आपने ख़रीदा है बहुत अच्छा प्रोडक्ट ख़रीदा है, इससे तो अच्छा आपको मिल ही नहीं सकता था, ये है। इसके अलावा आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग, स्पेशली क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स के बारे में यहाँ पर बताता है। जो बायर हैं उनको जैसे सेकेंड हैंड व्हीकल्स वगैरह के लिए अट्रैक्ट करना, प्रॉपर्टी के लिए प्लॉट्स वगैरह, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी
परचेज़ करने के लिए अट्रैक्ट करना, लाइफ पार्टनर सीख कर सकते हैं, मैट्रिमोनियल एड्स आती रहती हैं उसके अंदर। इसके अलावा एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड लोगों को जॉब ऑफ़र करके और सिचुएशन वैकेंट एड्स आती हैं, इसके लिए क्लासिफाइड एड के ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो ये थे एड ऑब्जेक्टिव जो स्पेसिफिक हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एड ऑब्जेक्टिव एज गिवन बाय फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर ने क्या किया है, 3 बेस बनाए हैं और यही सारे ऑब्जेक्टिव यही हैं लगभग, इनको 3 बेस बनाकर उनमें बांट दिया है। जैसे पहला है टू इन्फॉर्म, कि नए प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में बताना, नए यूजेस बताना प्रोडक्ट के, मार्केट को जो है प्रोडक्ट में क्या एलिमेंट्स में कोई चेंज हो रहा है, मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट में कोई चेंज हो रहा है वो बताना, और प्रोडक्ट कैसे काम करता है ये बताना। ये टू इन्फॉर्म में। परसुएड में ब्रांड प्रेफरेंस बिल्ड करना, आपके ही ब्रांड को ख़रीदें लोग, इसके लिए उनको एनकरेज करना कि स्विच कर लें, पहले किसी और को ख़रीद रहे हैं वहाँ से स्विच करके आप वाले को ख़रीद लें। कस्टमर को अभी फ़िलहाल परचेज़ कर लें, आज के आज ही परचेज़ कर लें, इसके लिए परसुएड करना। और फॉल्स इंप्रेशन अगर कोई है कस्टमर के माइंड में, कस्टमर की कोई ऐसी परसेप्शन बनी हुई अगर प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको हटाना, ये परसुएडिंग के अंदर। टू रिमाइंड के अंदर प्रोडक्ट की अवेयरनेस कस्टमर के माइंड में बनाए रखना, कस्टमर को याद दिलाना कि आपको ये परचेज़ करना है, और उसको ये याद दिलाना कि फ्यूचर में हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत हो, और ब्रांड लॉयल्टी मेंटेन करना, ये टू रिमाइंड वाले में। तो ये फिलिप कोटलर ने दिया है। इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, बहुत ही ईजी पहले कई बार पढ़ चुके हैं, उसी तरह की चीज़ें हैं। पहला है स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की जो स्टेज होगी ना, उसी के हिसाब से ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है उसका। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में ऑब्जेक्टिव्स क्या ऑब्जेक्टिव होगा, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव होगा ना, अवेयर करना है लोगों को, टू अवेयर करना यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेच्योरिटी स्टेज या ग्रोथ स्टेज पर अगर है तो इन्फॉर्म करना, परसुएड करना, उनको याद दिलाना ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अलग अलग स्टेज जो है प्रोडक्ट की, उसी के हिसाब से ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद आता है अवेलेबल फाइनेंस। हम ये देखेंगे कि ऐड तो हम कर रहे हैं, हमने सारी चीज़ें कंसीडर कर ली, लेकिन इस ऐड को के ऑब्जेक्टिव जो है इसको पूरा करने के लिए क्या हमारे पास फाइनेंसेस हैं या नहीं है, ये हमें कंसीडर करना होगा। इसके अलावा लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन कितना है मार्केट में, जितना ज़्यादा हाई कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज भी करना है ना। इसके बाद है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली क्योंकि एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का ही पार्ट है, मार्केटिंग मिक्स का एक टूल है ये, तो मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव से तो एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव अलग नहीं हो सकता, इसी के अकॉर्डेंस जो है एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो इसलिए ये फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। इसके बाद आता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस नेचर का है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उसी के हिसाब से ही हम एड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे और जो है चलेंगे उसके हिसाब से। इसके बाद आता है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट के अंदर हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो हम उस हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर अलग अलग कर देते हैं मार्केट को, जिसमें कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाली हमारी एक मार्केट बना देते हैं हम। जैसे इनकम के बेस पर, एजुकेशन, एज, लाइफस्टाइल, सोशो कल्चरल फैक्टर्स के बेसिस पर, किसी भी बेस पर हम सेगमेंट बना सकते हैं। पर्टिकुलर सेगमेंट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो इसलिए हमें उस फैक्टर को ध्यान रखना होगा जब आप ऐड करोगे। ठीक है, यह है। इसके बाद है बेंचमार्क एंड डिग्री ऑफ चेन सॉर्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या है, बेंचमार्क का मतलब क्या है कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है हमारे टारगेट ऑडियंस का, कम्युनिकेशन मॉडल में कहाँ पर आते हैं हमारे टारगेट ऑडियंस। ठीक है, और यानी कि कितने टारगेट ऑडियंस अलग अलग स्टेज पर हमारी इस पूरे मॉडल के अंदर है। ठीक है, तो ये देखना है। जैसे कि प्रेजेंटली 50% ऑडियंस जो है वो अवेयरनेस स्टेज पर है, और लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगले 6 महीने में 80% जो है लोग इस जो है टारगेट ऑडियंस हमारा वो अवेयरनेस स्टेज पर होना चाहिए। तो आप देखो जो बेंचमार्क है वो क्या है हमारा 50% है ना, क्योंकि अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है 50% है, जो हमें अचीव करना है वो है 80%। तो 80% अचीव करना है ना, तो मतलब वो जो चेंज है वो कितना चाहिए हमें 30%, यानी 30% के लिए अब हमें यहाँ पर एफर्ट्स करने होंगे ताकि ब्रांड के लिए वो अवेयर हो जाए। तो ये पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर डिसोनेंस अमंग कस्टमर्स।
अगर कस्टमर के दिमाग में नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से कुछ डिसोनेंस है, कुछ डिससेटिस्फेक्शन है, तो यहाँ पर वो फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है कि उस डिसोनेंस को हम जो है वो कन्वर्ट कर दें सेटिस्फेक्शन के अंदर। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पुल स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो या पुश स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, उसी के हिसाब से एड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे आप। ठीक है, ये है। तो ये था हमारा ये जो है फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं एड ऑब्जेक्टिव्स को। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डैगमार अप्रोच, एन अप्रोच टू सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक ये स्पेशल अप्रोच है जिसके ज़रिए हम एड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहता है इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग के लिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव सही सेट किए जाएँ। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हों, स्टैंडर्ड जब हमारे सही होंगे तभी हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि एड ऑब्जेक्टिव एक गाइडलाइन की तरह काम करते हैं जिससे कि आप सही बजट लगा सकते हो ऐड के ऊपर और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को भी अच्छे से मेजर कर सकते हो। इसलिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इस तरीके से डिसाइड किए जाएं जिससे कि हम ये दोनों काम ठीक से कर पाएँ, कि हमारा फाइनेंस ठीक जगह पर लगे और इफ़ेक्टिवनेस भी मेजर की जा सके। ठीक है, तो डैगमार अप्रोच जो है वो ऑब्जेक्टिव्स सेट करने से रिलेटेड ही अप्रोच है और ये जो है इफ़ेक्टिवनेस को ध्यान में रख कर रखी गई अप्रोच है कि इफ़ेक्टिवनेस को मेजर करना है हमें, ये इजीली मेजर हो जाए उसके लिए ये अप्रोच बनाई हुई है। डैगमार का मतलब है यहाँ पर डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। आप ये देखो कि डैगमार का मतलब ही ये है कि हम किस लिए रख रहे हैं एडवर्टाइजिंग गोल्स को, डिफाइन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम बाद में उसे मेजर कर सकें। ठीक है, ये रशल कोलन ने 1961 में दी थी। रशल कोलन ने एक जो है रिपोर्ट बनाई थी एसोसिएशन ऑफ नेशनल एडवर्टाइजर्स के लिए 1961 में, और ये रिपोर्ट का टाइटल था यही, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। इसके अंदर कर्ले ने डेवलप किया था कि ये मॉडल, डैगमार मॉडल जिसको बोला गया है, और ये कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर ये मॉडल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने 4 स्टेजेस बताई हैं, अवेयरनेस, कॉम्प्रीहेंशन, कन्विक्शन और एक्शन। ठीक है, रशल ने क्या कहा है देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू कम्युनिकेट विद द डिजायर्ड ऑडियंस, डिफाइंड ऑडियंस। क्या कहता है कि कर्ले ने ये कहा कि मेन जो ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजिंग का वो है कम्युनिकेट करना अपने टारगेट ऑडियंस के साथ। क्या कम्युनिकेट करना है, द नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट स्टिमुलेट एक्शन, कि ऐसी इंफॉर्मेशन हमें उन तक पहुंचानी है जिससे कि वो स्टिमुलेट हो जाएं कुछ एक्शन लेने के लिए। ठीक है, एडवर्टाइजिंग सक्सीड्स और फेल्स depending on how well it communicates the desired information to the right people at right time and at the right cost। इन्होंने क्या कहा कि एडवर्टाइजिंग जो है उसकी सक्सेस पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कितने अच्छे तरीके से जो डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक सही टाइम पर और सही कॉस्ट में पहुंचाई है। अगर आपने बिल्कुल ये सारी चीज़ें, सही लोगों तक आपकी बात पहुंची है, सही टाइम पर पहुंची है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट यानी कि रीज़नेबल अमाउंट लगा है आपका इस पर, अगर जो है आपने पूरी बात अपने अच्छे तरीके से उन तक पहुंचा दी तो ऐड इफ़ेक्टिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। अब यहाँ पर इन्होंने इसी बेसिस पर 4 स्टेजेस बताई हैं। पहली जो स्टेज है वो है अवेयरनेस। ठीक है, यानी कि इस स्टेज पर आप, ये इनिशियल टास्क है एडवर्टीजमेंट का, अवेयर करना जो कि हम मार्केट में हैं, हमारी एग्जिस्टेंस मार्केट में है, ये अवेयर करना लोगों को, ये पहला काम है। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है, कॉम्प्रीहेंशन, यानी जिसको आप अंडरस्टैंडिंग दूसरी वर्ड यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अब हमें बताना है कि प्रोडक्ट का ये यूज़ है, प्रोडक्ट का आपको ये बेनिफिट देगा, उसे समझाना है प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज क्या है, कन्विक्शन यानी परसुएशन। परसुएशन का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को बाय करने के लिए राज़ी करना। ठीक है, तो ये है। फोर्थ स्टेज है एक्शन, कि कंज्यूमर को एक्चुअल में परचेज कर ले वो, ये करना, ये यहाँ पर
एक्शन लेने के लिए मतलब तैयार करना कस्टमर को, ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये 4 स्टेजेस डैगमार अप्रोच के अंदर आती हैं। इसके बाद यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव इन डैगमार अप्रोच, किस तरह के ऑब्जेक्टिव हैं डैगमार अप्रोच के अंदर, इस क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी, ये बता रहा है। देखो पहला क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। ये तो हमने बार बार यहाँ पर पढ़ा ही है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, स्पेसिफिक और क्लियर प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि जो है ताकि ऐड मैसेज स्पेशलिस्ट जो है वो उसी हिसाब से तैयार कर सकें, ऐड कॉपी जो है उसको सही अपील मिल सके, अप्रोप्रिएट मीडिया का सिलेक्शन हो सके, सही मैसेज हो। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं कब, जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव हो। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव आपके होने चाहिए। दूसरा है बेंचमार्क एंड डिग्री ऑफ चेंज सॉर्ट। ये हमने अभी पढ़ा था पीछे कि बेंचमार्क यानी कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है टारगेट ऑडियंस का कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर, कि वो कौन सी स्टेज पर है, अवेयरनेस पर है, अंडरस्टैंडिंग पर है, परसुएशन पर है, या एक्शन वाली स्टेज पर है, ये हमें देखना होगा। और फिर चेंज सॉर्ट कितना है, यानी कि अभी कितने लोग हैं 100 में, मान लो कि फॉर एग्जांपल हम 100 लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो 100 में से 50 अगर अवेयरनेस पर और हम चाहते हैं कि 100% होने चाहिए, तो 50% तो क्या हो गया, प्रेजेंट स्टेटस हो गया। कितना चेंज चाहिए हमें, 50% तो ऑलरेडी अवेयर है ना, तो 50% को और करना है अवेयर। तो ये अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 लोग क्या हो जाएंगे, चेंज सॉर्ट हो जाएंगे। तो ये आपको करना है। इसके बाद है वेल डिफाइंड टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस जो है वेल डिफाइंड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में पता नहीं होगा और हमें ये नहीं पता होगा कितने पर्सन जो है यहाँ पर किस स्टेज पर आते हैं, तो हम ये बेंचमार्क और चेंज सॉर्ट ये कैसे होगा, फिर कुछ भी नहीं हो सकता ना। हमें यही नहीं पता कि कौन लोग हैं वो जिन तक अपनी बात हमें पहुंचानी है, और कितने लोग हैं जिन तक बात पहुंचानी है। तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए हमारे टारगेट ऑडियंस हर एक स्टेज पर। और ठीक है, यह इसके बाद है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ऐसा ना हो कि एड ऑब्जेक्टिव जो है वो हम ये ही ना बताएं कि कितने टाइम में हमें ये अचीव करना है। फॉर एग्जांपल अवेयरनेस वाली स्टेज है, तो अवेयरनेस वाली स्टेज 80% लोग कितने दिन में अवेयर हो जाने चाहिए, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। तो टाइम पीरियड यहाँ पर होना बेहद ज़रूरी है, तभी तो मेजर करोगे ना। अब अवेयर हो जाए भाई 4 साल में, तो 4 साल का क्या मतलब है उस चीज़ में, तो वो तो बहुत लंबा पीरियड हो जाएगा अवेयरनेस के लिए। तो इसलिए क्या है कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होना चाहिए स्टेज के हिसाब से ही। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिसिज्म ऑफ डैगमार अप्रोच। कुछ लोगों ने डैगमार अप्रोच को क्रिटिसाइज किया है कुछ पॉइंट के बेसिस पर। पहला ये है कि इग्नोर्स सेल्स ऑब्जेक्टिव, कि देखो आप ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, इस बेसिकली एडवर्टीजमेंट क्यों की जाती है, कि हमारी सेल बढ़े। अल्टीमेटली तो यही ऑब्जेक्टिव है ना। तो ये कह रहा है कि हम डैगमार अप्रोच में कम्युनिकेशन की ही बात करें कि अच्छे से बताओ, कस्टमर को अच्छे से बताओ, लेकिन हम जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए सेल्स को बढ़ाना, कहता है कि हम उसको टोटली इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर। तो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव अपने आप में खुद ही सफिशिएंट नहीं है। इन लोगों का कहना ये है, जो एक्सपर्ट्स हैं, कि कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को मानने वाले जो है नहीं है ये लोग। ये कहते हैं कि सेल्स होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव ही नहीं होना चाहिए। तो उनको तो कमी लगेगी ही ना। तो ये कह रहे हैं कि सेल्स को तो टोटली इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये क्रिटिसाइज करते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्ट टू मेजर बेंचमार्क, कि हम ये चीज़ कह तो रहे हैं कि भाई एक स्टेज है, मान लो अवेयरनेस की स्टेज है, कि वहाँ पर कितने लोग हैं हमें ये पता लगाना है। हम बात कर रहे थे ना, भी वेल डिफाइंड ऑडियंस होना चाहिए हमारा, लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि कितने लोग इस स्टेज पर हैं। अगर हम एफर्ट्स करें इसके लिए, तो आप सोच के देखो कि हर एक स्टेज पर कम्युनिकेशन की आप प्रेजेंट स्टेटस अगर देखोगे तो आपको कितना कॉस्टली पड़ेगा ये। तो बेंचमार्क की इन्फॉर्मेशन मिलना पहले मुश्किल है, फिर कॉस्टली बहुत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कॉस्टली, वही चीज़ कि आपको क्योंकि करना ही ये है, बोल रहा है ये कि आपको ये करना है, वेल डिफाइंड ऑडियंस होना चाहिए हर स्टेज पर, तो आप करोगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। ये है। इसके बाद है प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन हायरार्की। कम्युनिकेशन हायरार्की के साथ अपने आप के साथ ही एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो, ये कि हम ये कह रहे हैं कि पहले अवेयर, फिर अंडरस्टैंड, फिर कन्विक्शन हो जाएगी, परसुएट कर देंगे और फिर परचेज कर लेगा। लेकिन क्या ज़रूरी है कि हर पर्सन इन सारी स्टेजेस से होकर जाएगा, ये हायरार्की हमेशा बनेगी? ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने हमें प्रोडक्ट के बारे में बताया, हम अवेयर हुए और जस्ट हमने परचेज़ कर लिया।
हमने समझना और जो कन्विक्शन वो सब तो हुआ ही नहीं, सीधा एक्शन ही ले लिया हमने किसी के बोलते ही, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर बताता है कि कई बारी वो हायरार्की फॉलो ही नहीं होती, तो अपने आप में हायरार्की के साथ ही प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स, कि ऐड एक अकेला फैक्टर नहीं है जो अफेक्ट करता है, और भी फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो है, जैसे कई बारी कम्युनिकेशन की भी बात अगर हम करें तो अनप्लैन्ड पब्लिसिटी कई बारी हो जाती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं कस्टमर को, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा इनहिबिट्स द क्रिएटिव आइडिया। डैगमार अप्रोच जो है वो एक ब्रांड नेम रिकॉल टेस्ट करके और उससे इफेक्टिवनेस को जांचने की कोशिश करती है। मतलब क्या है कि जैसे हमने ऐड की और हमने टारगेट ऑडियंस में से, मान लो कि 100 लोग हैं टारगेट ऑडियंस, उसमें से 20 लोगों को चुना हमने, और उन 20 से हमने ब्रांड नेम पूछा कि जो है इस तरह की कोई ऐड आती है उसका क्या ब्रांड नेम है, ठीक है। तो वो ब्रांड नेम अगर रिकॉल कर पाए तो मतलब वो अवेयर हैं प्रोडक्ट के बारे में। हम ये इफ़ेक्टिवनेस इस तरीके से मापते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि इसकी वजह से हुआ क्या कि बहुत सारे जो ऐड बनाने वाले हैं, जो ऐड कॉपी लिख रहे हैं, कॉपीराइटर जो हैं, वो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इस तरीके की ऐड बनानी शुरू कर दी कि जिसमें कि उनको ब्रांड के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, उसका नाम बार बार ले रहे हैं, या कुछ इस तरीके की ऐड बनाई जिससे कि वो ब्रांड को रिकॉल कर पाएँ, ताकि उनके ऐड की इफेक्टिवनेस दिखे, ठीक है। लेकिन ऐसा मतलब इससे हुआ क्या कि ऐड कॉपी फिर क्या हो गई, मोनोटोनस हो गई, बहुत ही बोरिंग एड्स बनने लग गई। फिर वो क्रिएटिविटी जो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऐड के लिए, वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। सिर्फ ब्रांड नेम इस याद रहे उनको, इसी चीज़ पर ध्यान देने लग गए, तो ये समस्या आई, ठीक है। तो ये थी डैगमार अप्रोच। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, मॉडिफाइड डैगमार 2 अप्रोच। देखो क्या है, डैगमार अप्रोच जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है बहुत सारे ग्राउंड्स पर, जैसे हमने अभी 6 पॉइंट पढ़े हैं। तो इसलिए एक दूसरी अप्रोच आई फिर, डैगमार 2, यानी कि मॉडिफाइड डैगमार अप्रोच। इसके अंदर यहाँ पर क्या है कि मेन जो जिस बेसिस पर यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है वो ये कि एक तो डिफ़ाइन कर पाना टारगेट ऑडियंस को कि एक स्टेज पर कितने हैं, ये मुश्किल है, और सभी स्टेप्स को जो है ये फॉलो नहीं करते हैं बहुत बारी। ये एक सबसे बड़ी और ज़्यादा मतलब सिचुएशन थी कि सभी स्टेप्स को हर एक जो है कस्टमर फॉलो करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो ये अप्रोच आई ना, सेकेंड अप्रोच, ये इसने कहा कि बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होते हम, और हम ये करते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से कम्युनिकेशन हायरार्की की स्टेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, ऐसा इन्होंने माना, ठीक है। ये तो किया कि भाई आपने वो एक जो है हायरार्की तो होगी, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पर लेकर चल रहा है कि अटेंशन अट्रैक्ट करना, फर्स्ट स्टेज, इंटरेस्ट गेन करना, सेकंड स्टेज, डिज़ायर क्रिएट होना, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज इनिशिएट एक्शन, ठीक है। सेकंड क्या हो सकती है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल और एडोप्शन हो सकती है। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है, जिसमें अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन ये हो सकती है, और लास्ट परचेज। इसके अलावा नेक्स्ट क्या हो सकती है, अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन, एक्शन। तो कोई भी हो सकती है हायरार्की, ये रिजिड नहीं हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये है। इसके अलावा कंक्लूजन के अंदर क्या कहता है कि हम ये कह सकते हैं कि डैगमार अप्रोच का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने में है, और एड इफेक्टिवनेस को जांचने के अंदर डैगमार अप्रोच जो है काफ़ी अच्छा काम करती है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट तरीके से अगर आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे तो ठीक से मेजर भी करोगे। और जो हम यहाँ पर कहता है कि जब हम ये बात कर रहे थे कि सेल्स ऑब्जेक्टिव तो रखा ही नहीं आपने, तो ये कह रहा है कि 2 रीज़न है जिसमें कि इसलिए सेल्स ऑब्जेक्टिव डैगमार अप्रोच के अंदर नहीं रखा गया है, क्योंकि इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि एडवर्टाइजिंग एक अकेला फैक्टर नहीं है जो सेल्स को अफेक्ट करेगा। दूसरी बात ये कि
ऐड का इफ़ेक्ट कई बारी लॉन्ग रन में होता है, इसलिए शॉर्ट रन में अगर आप सेल ऑब्जेक्टिव रख लोगे तो वो उसकी सही स्थिति को नहीं दिखाएगा। जैसे हमने बात की थी, मान लो आज ऐड मैं देख रही हूँ, 2 साल बाद अगर परचेज कर रही हूँ मैं उसको, तो कम्युनिकेट तो हो गई ना, कम्युनिकेशन की एक स्टेज पर तो मैं हूँ, एक ऑब्जेक्टिव तो अचीव हुआ है ना, बस मैंने सेल नहीं मतलब मैंने परचेज नहीं किया तो सेल नहीं हुई। इसलिए क्या है कि इसने वजह बताई है कि इन 2 वजह से यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव डैगमार अप्रोच के अंदर रखा गया है, सेल्स ऑब्जेक्टिव नहीं रखा गया है। तो ये थे हमारे ऐड ऑब्जेक्टिव और डैगमार अप्रोच। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और बहुत बारी लगभग हमेशा ही इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।